हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। और दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक ऐसा इशू है जो कुछ समय पहले तक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके बारे में अलग अलग राज्यों में मांग जो है वो उठने वाली है। हम बात करने वाली है पुरानी पेंशन नीति के बारे में, ओल्ड पेंशन स्कीम। शायद आप लोग जानते होंगे कि मार्च के स्टार्टिंग में जब राजस्थान के विधानसभा में आम बजट जो है वो पेश किया गया राजस्थान का, उसमें ये बात कही गई कि राजस्थान राज्य जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस जाएगा। और इसके बाद इमीडिएटली कुछ और स्टेट्स में भी ये डिमांड जो है वो उठने लगी। तो विस्तार से समझेंगे क्या है ये ओल्ड पेंशन स्कीम, क्यों इसको बंद किया गया था, क्यों दोबारा से इसको रिवाइव किया जा रहा है, क्यों इसको रिवाइव करने की मांग जो है वो उठ रही है। इन सभी बातों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। स्टडी आईक्यू पर होली सेल जो है वो आ चुका है। 33% तक के डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ 33। तो इस कोड का इस्तेमाल करें और मैसिव डिस्काउंट्स जो है वो स्टडी आईक्यू के कोर्सेज पे प्राप्त करें। प्रेजेंटिंग अ पॉपुलिस्ट बजट अहेड ऑफ 2023 स्टेट असेंबली इलेक्शन। शायद आप लोग जानते होंगे 2023 यानी कि अगले वर्ष राजस्थान में विधानसभा चुनाव जो है वो होने वाले हैं। इस वजह से लोक लुभावन बजट जो है वो पेश किया गया है, क्योंकि आने वाले इलेक्शंस का जो रिजल्ट होगा वो काफी ज्यादा निर्भर करेगा कि पिछले एक साल में सरकार ने किस तरीके से लोगों की वेलफेयर के लिए जो है वो काम किया। इस वजह से एक पॉपुलिस्ट, एक लोक लुभावन बजट जो है वो पेश किया गया है, जिसमें राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी है कि राजस्थान जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम पे वापस आ रहा है। अब जो सरकारी कर्मचारी हैं, अपनी सेवाएं देने के बाद जब वो सेवानिवृत्त होते हैं या रिटायर होते हैं, उसके बाद उनको जो पेंशनरी बेनिफिट्स दिए जाएंगे दे वुड बी बेस्ड ऑन दी ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि 2004 में बंद कर दी गई थी। डिसीजन टू रोल बैक द न्यू पेंशन सिस्टम सेट्स अ बैड प्रेसिडेंट फॉर अदर स्टेट्स। इससे एक बुरी मिसाल जो है वो अन्य राज्यों के ऊपर जो है वो पड़ रही है, क्योंकि राजस्थान के इस डिसीजन से या किसी भी स्टेट में अगर ये डिसीजन लिया जाता है तो बहुत बड़े फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट जो है इसमें आते हैं। इसका जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ओल्ड पेंशन रिजाइम पे वापस जाने के लिए राज्यों को काफी ज्यादा बर्डन जो है वो अपने एक्सचेकर पे बेयर करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब लोक लुभावन बजट है, इलेक्शन अगले साल है, इसी के साथ साथ और अन्य राज्य जहां पर इलेक्शन जो है वो विच आर अराउंड द कॉर्नर, वहां पर भी इस तरीके की डिमांड जो है वो आने लगी है। सिमिलर प्रोमिसेस आर बीइंग मेड बाय अदर पार्टीज ड्यूरिंग द ऑनगोइंग स्टेट इलेक्शंस। जहां जहां पर भी आम चुनाव जो है वो होने वाले हैं या आने वाले समय में कंडक्ट होने हैं, वहां पर अब सरकारें जो है वो इस तरीके के ऐलान कर सकती हैं। ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो बन सकता है। तो विस्तार से हम समझेंगे क्या है ये ओल्ड पेंशन रिजाइम, क्यों इसको राजस्थान सरकार वापस ला रही है, क्या इससे कर्मचारियों को फायदा होगा या नुकसान होगा, सरकार के ऊपर, सरकारी खजाने के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस मूव के साथ में छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो 3 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई थी, दरअसल ओल्ड पेंशन रिजाइम को बंद कर दिया गया था और इस बात को केंद्र सरकार ने जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि जनवरी 1 2004 के बाद जितने भी लोग अपॉइंट किए गए हैं उनको ओल्ड पेंशन रिजाइम नहीं बल्कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत बेनिफिट्स जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि 2022 में राजस्थान जो है वो वापस जा रहा है इस प्री 2004 एरा पे, तो यहां पर करीब 3 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति इस डेट के बाद हुई थी, उनको अब ये पेंशनरी बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे, जिसके चलते काफी ज्यादा खुशी जो है वो उन कर्मचारियों में देखी जा रही है। हम आगे समझेंगे कि क्या वजह है कर्मचारी इस मूव से खुश है। दरअसल अगर हम बात करें डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम्स, नॉर्मली अगर हम इसकी बात करें तो अपनी सेवाएं देने के बाद अपने बुढ़ापे के समय में जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स एक कर्मचारी को दिए जाते हैं, सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में ये पेंशन बेनिफिट स्कीम्स जो हैं ये क्राइसिस से गुजर रही हैं। यानी कि सभी सरकारों को एक
संकट का सामना करना पड़ रहा है जब उनको अपने कर्मचारियों को इस प्रकार के पेंशनरी बेनिफिट्स जो हैं वो पे करने हैं। ऐसा क्यों है, क्यों ये क्राइसिस जो है वो नजर आ रहा है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक सबसे कॉमन फैक्टर जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में फेस किया जा रहा है वो ये है कि ओल्ड आर लिविंग लॉन्गर। पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार से विज्ञान ने, जिस प्रकार से प्रौद्योगिकी ने तरक्की की है, उसके साथ में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं देश और दुनिया में वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गई हैं। और बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स एक एवरेज इंसान जो है वो जी रहा है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब जब लिविंग स्पैन जो है एक व्यक्ति का बढ़ता है, यानी कि अब सरकार को उस व्यक्ति को ज्यादा समय तक पेंशन देनी होगी। ये सबसे बड़ा एक आर्गुमेंट जो है वो दिया जाता है सभी देशों के अंदर कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गई है, जिस वजह से एडिशनली सरकार के ऊपर बर्डन जो है वो पड़ता है। बेटर डाइट्स हो रही हैं, लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो करते हैं, मेडिकल केयर बेहतर हो रहा है, और साथ ही साथ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो देखने को मिल रही है। बहुत सारी कंट्रीज ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं कि वहां पर जो यंग पीपल हैं वो अब उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। अब अल्टीमेटली जितना भी जो बेनिफिट या जितना भी खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा इन पेंशन स्कीम्स के लिए, वो अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स की मनी से आ रहा है। और टैक्स पेयर्स वो लोग हैं जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, यानी कि 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष की आयु में, क्योंकि डेमोग्राफी ऐसी हो रही है कि यंग पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। सो अल्टीमेटली द नंबर ऑफ पीपल हु वुड बी पेइंग टैक्सेस सो दैट द पेंशनरी बेनिफिट्स कैन बी गिवन टू एल्डरली पीपल इज रिड्यूसिंग। अब सरकार को टैक्स अदा करने वाले लोगों की संख्या कम है, लेकिन जिनको पेंशनरी बेनिफिट्स देने हैं वो लोगों का नंबर इंक्रीज कर रहा है। इस वजह से क्राइसिस जो है वो दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, और यही चीज भारत के अंदर भी थी। इस वजह से सरकार ने 2004 में ओल्ड पेंशन रिजाइम को बंद कर दिया था। ओल्ड पेंशन रिजाइम के अंदर क्या क्या चीजें थी वो हम बात करेंगे। इस पेंशन के अंदर एक जनरल प्रोविडेंट फंड फैसिलिटी होती थी। एक अमाउंट जो है वो हर महीने कटता था, जो बाद में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक लमसम अमाउंट जो है वो पे किया जाता था, और उसके अलावा हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट की सैलरी जो है वो आती थी। यहां पर इस पेंशन के लिए आपकी सैलरी में से कोई भी डिडक्शन नहीं होता था। मान लीजिए एक एम्प्लॉय की सैलरी अगर 50,000 है तो उसकी मंथली सैलरी में से कुछ भी कट नहीं होगा कि आपको इससे पेंशन देनी है। इस सैलरी के अलावा रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलती थी, और प्रोविडेंट फंड जो है वो उनका काटा जाता था। अगर हम बात करें कि ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन लगती कितनी थी, तो एक जो फिक्स्ड वैल्यू जो है वो किस प्रकार से डिसाइड की जाती थी। रिटायरमेंट के समय पे एम्प्लॉय ने जो लास्ट सैलरी ड्रॉ करी है, जो सबसे लास्ट मंथ की सैलरी उनकी थी, एटलीस्ट उसका 50%। मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के समय पे 1,00,000 रुपया सैलरी प्राप्त कर रहा है, तो उसकी पेंशन जो है वो एटलीस्ट 50,000 रुपीज होगी। यानी कि आपने जब तक काम किया आपने अपनी सैलरी तो पूरी प्राप्त करी, उसके बाद आपको पेंशन जो है वो सरकार द्वारा दी गई। इस पेंशन के अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो दिए जाते थे। एंटायर पेंशन जो है वो सरकार देती थी इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग सर्विस। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है नौकरी के दौरान, तो उनके परिवार को फैमिली पेंशन मिलती थी, और उसके साथ साथ उनके परिवार को जॉब नहीं मिलती थी अगर वो व्यक्ति इन सर्विस उनका देहांत हो जाता है। और अगर पेंशन लेते समय किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है, उनकी डेथ होती है, तो उनके डिपेंडेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो उनकी वाइफ है उनको ये सैलरी जो है वो दी जाती थी। यानी कि एक लंबे समय तक सरकार जो है उस व्यक्ति को मासिक पेंशन जो है वो प्रदान करती थी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में क्या हुआ, इतने बड़े अमाउंट को पे करने के लिए काफी ज्यादा खर्च सरकार को उठाना पड़ता था। इस वजह से सरकार 2004 में नई पेंशन योजना जो है वो लेकर के आई। 2004 में इस न्यू पेंशन योजना को लॉन्च किया गया। इस नई पेंशन योजना को देश के सभी राज्यों ने अपनाया, सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़ के। वेस्ट बंगाल इज द ओनली स्टेट विच नेवर ऑप्टेड फॉर न्यू पेंशन स्कीम। यहां पर क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम में कोई भी जनरल प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी नहीं है, कोई जीपीएफ नहीं कटेगा। दूसरी चीज, हर महीने आपकी सैलरी से 10% डिडक्ट होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी अगर 50,000 है, तो उस पे से 5,000 रुपए हर महीने सरकार डिडक्ट करेगी, और इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट उसमें ऐड करेगी। यानी कि अगर आपका 5,000 रुपए कट रहे हैं तो 5,000 सरकार डालेगी, हर महीने का हो गया 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए अब मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किए जाएंगे। यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो अमाउंट है ये आपकी मंथली सैलरी से जा रहा है, यानी कि अपनी पेंशन के लिए आप खुद पे कर रहे हैं। इसका ज्यादा बर्डन जो है वो सरकार के ऊपर नहीं आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल केसेस में सरकार जो है वो आपको अगर आपकी सैलरी का 50% दे रही थी, तो यहां पर
एक छोटा सा 10% का कंपोनेंट जो है सरकार को पे करना पड़ रहा है। इस वजह से सरकार जो है वो न्यू पेंशन रिजाइम की ओर शिफ्ट करती थी। ये जो डिडक्शन है आपकी प्लस सरकार की, इसको पहले इसमें ब्रैकेट रखा गया था 10%, यानी कि जितना आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है उतना ही सरकार इसमें ऐड करेगी। उसके बाद कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने इसको बढ़ा करके 14% कर दिया था, यानी कि आपकी मंथली सैलरी का 14% सरकार जो है वो इसमें ऐड करेगी और ये कंबाइंड अमाउंट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे ही फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए एक व्यक्ति अपने लाइफ स्पैन में 30 से 35 साल जो है वो जॉब करता है, हर महीने के हिसाब से एक बड़ा अमाउंट जो है प्लस उतना ही सरकार द्वारा एडिशन होता है, तो एक बड़ा अमाउंट जो है वो स्टॉक मार्केट या इंश्योरेंस कंपनी आदि में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब क्योंकि आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दिया गया है इंश्योरेंस कंपनी में या स्टॉक मार्केट में, आपको जो पेंशन दी जाएगी वो इंश्योरेंस कंपनी या फाइनेंशियल मार्केट से ड्रॉ करके दी जाएगी। सरकार का इसमें कोई भी लेना देना नहीं होगा। अगर कल को आपको पेंशन रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है तो आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करेंगे। आपने सुना होगा आजकल पेंशन स्कीम्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा लाई जाती हैं कि आप हर महीने इतना इन्वेस्ट कीजिए और इसके बदले में आपको 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति महीना इतना रिटर्न जो है वो दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म काम करता है। यहां पर एम्प्लॉय को दिक्कत यही आ रही थी कि उनकी ही सैलरी से पैसा काट करके उनको पेंशन दी जा रही है, और ओल्ड पेंशन रिजाइम में फायदा यह था कि एम्प्लॉय को पता था मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% फिक्स्ड मुझे पेंशन मिलेगी। यहां पर फिक्स नहीं है, क्योंकि रिटर्न जितना भी होगा आपको पैसा उतना मिलेगा जो मार्केट रिटर्न देगा, और मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी मार्केट जो है वो ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, इस वजह से अमाउंट जो है वो वेरी करता रहेगा। तो ये पूरा का पूरा न्यू पेंशन रिजाइम का सिनेरियो है। इसमें क्या होगा, जब आप रिटायर होते हैं आपका टोटल अमाउंट मार्केट रेट के हिसाब से जितना भी अमाउंट बनता होगा, मान लीजिए किसी का टोटल अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपीस बनता है, इस 10 लाख में से 40% यानी कि 40 लाख रुपीस आपको इन्वेस्ट करना होगा एन्युटी में। यानी कि आपके 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए जो है वो आपको एन्युटी में इन्वेस्ट करने होंगे। एन्युटी वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको एनुअली रिटर्न देते हैं, हर साल आपको इसका कुछ रिटर्न जो है वो आता रहेगा। ये 40% आपको मंथली सैलरी, मंथली पेंशन की तरह जो है वो दिया जाएगा। मान लीजिए किसी को एनुअल रिटर्न जो है वो 1,20,000 रुपए का आता है, इट मींस के प्रति महीना उसको 10,000 रुपया इससे मिल रहा है। तो ये 40% जो है वो आपको मंथली पेंशन के रूप में मिलेगा, प्लस जो रिमेनिंग 60% है उसको आप ड्रॉ कर सकते थे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यानी कि 10 लाख रुपए आपका हुआ था, 6 लाख रुपए आपने ड्रॉ कर लिए, 4 लाख रुपए जो है वो आपने एन्युटी में छोड़ दिए। इस 4 लाख से आपको मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो मिलता रहेगा, और ये 6 लाख आप वन टाइम ड्रॉ करके इसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल जो है वो कर सकते थे। अगर आप कंपेयर करें तो अनडाउटेडली ओल्ड पेंशन रिजाइम जो है वो बेटर था, क्योंकि हमको जीपीएफ मिल रहा था जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन बड़ा लिमिटेड सा था, उसके अलावा पेंशन मिल रही थी जो हमारी सैलरी से ज्यादा थी, या सॉरी हमारी सैलरी से अलग थी, सैलरी में किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं था। साइमल्टेनियसली अगर हम कंपेयर करें न्यू पेंशन रिजाइम में, यहां पे जो पेंशन मिलेगी वो भी हमारे ही पैसे से मिलेगी, प्लस वो फिक्स्ड भी नहीं है, मार्केट फ्लक्चुएशन है, हमारा पैसा हम पूरी तरह से ड्रॉ भी नहीं कर सकते। तो एम्प्लॉइज जो है वो इस स्कीम से खुश नहीं थे। अब राजस्थान सरकार का प्रयास ये था कि चुनावों को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा तोहफा जो है वो एम्प्लॉइज को दिया जाए। देयर हैव बीन सम जेन्युइन कंसर्न्स। अब जो भी लोग नई पेंशन योजना के तहत नियुक्त किए गए थे उनके अंदर काफी सारी अनिश्चितता तो जो है वो बनी हुई थी, जिसमें सबसे पहले कि उनको कितना अमाउंट दिया जाएगा रिटायरमेंट पे, जब वो रिटायर होंगे तो पैसा कितना मिलेगा। अब ये बात तो फिक्स नहीं है, क्योंकि नोबडी नोज कि सिचुएशन क्या होती है, मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। जो भी मार्केट बेस्ड रिटर्न्स होंगे वो उनको रिटायरमेंट पे दिए जाएंगे। अब दूसरा यह था कि मार्केट बेस्ड फ्लक्चुएशंस जो है वो उनके पैसे की वैल्यू कम या ज्यादा कर सकती हैं, तो हो सकता है दे में एंड अप लूजिंग देयर मनी, जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उससे कम उनको रिटर्न जो है वो मिल सके। इस वजह से ये दो बड़े कंसर्न्स थे। अदर देन दिस के ओल्ड पेंशन रिजाइम जो है वो एम्प्लॉय के लिए फाइनेंशियली बेनिफिट था। इस वजह से जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो आपका अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि दे आर कंसीडर्ड टू बी दी सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहां पर आपको एक मिनिमम रिटर्न जो है वो मिलता है। पिछले समय में कुछ देखा जाए तो करीब 9% का रिटर्न जो है वो जब से न्यू पेंशन स्कीम शुरू हुई है तब से लोगों को जो है वो मिला है, और ये अमाउंट जो है ये ईपीएफओ में या पीपीएफ में मिलने वाले रिटर्न से ज्यादा था। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है रिटर्न 9% से ज्यादा हो, लेकिन
उसमें एक दिक्कत और भी है, यहां पर रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का कंसेप्ट लगता है। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहता है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा रिटर्न भी उतना ज्यादा हो सकता है। यहां पर जितना ज्यादा रिटर्न आप चाहते हैं रिस्क भी आपको उतना ही ज्यादा लेकर के चलना होगा। अब क्योंकि एनपीएस के तहत सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, तो वो एक सिक्योर्ड रिटर्न है, तो एक मिनिमम 8 से 9% का रिटर्न आपको मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे ज्यादा रिटर्न मिले तो उसमें रिस्क भी उतना ज्यादा है, यू मे एंड अप लूजिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ योर मनी। तो ये पूरा का पूरा इशू है, जो कि क्यों ओल्ड पेंशन रिजाइम को वापस लाया जा रहा है, क्यों, क्या थी न्यू पेंशन रिजाइम। यहां पर अब एक चीज तो समझ आ गई कि इंप्लॉय जो है वो इससे काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस जो हैं वो पड़ने वाले हैं। विड्रॉइंग फ्रॉम एनपीएस इज वर्स्ट ऑफ ऑल आउटकम्स एथिकली एंड फिस्कली। इस प्रकार का एनपीएस को विड्रॉ करने का मूव जो है वो काफी खराब माना जा रहा है, फाइनेंशियल टर्म्स में भी और एथिकली भी। फाइनेंशियली इसलिए क्योंकि एक बड़ा बर्डन जो है वो सरकार के ऊपर पड़ने वाला, और एथिकली इसलिए कि जब चुनाव आ रहे हैं उस समय पे इस प्रकार का मूव जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज को दर्शाता है कि किस तरीके से हम लोगों को लुभाने के लिए सरकारी खजाने पे और टैक्स पेयर्स की मनी पे एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो डाल रहे हैं। राजस्थान ऑलरेडी प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 29,400 करोड़ का फेस कर रहा है। एक बड़ा अमाउंट जो है राजस्थान में प्राइमरी डेफिसिट का चल रहा है। सिचुएशन ये है कि जो ऑलरेडी लिए हुए लोन्स हैं उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए भी राजस्थान को बोरोइंग जो है वो करनी पड़ रही है। यानी कि हमने उधार लिया, उस उधार का जो सूद है, जो इंटरेस्ट है, उसको पे करने के लिए भी हमको एक्स्ट्रा बोरिंग जो है वो करनी पड़ रही है। तो इस प्रकार के डेट ट्रैप में ऑलरेडी ये स्टेट जो है वो गुजर रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब इतना एडिशनल कॉस्ट जो है न्यू ओल्ड पेंशन रिजाइम में पे करना होगा तो सरकार के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम इससे हो सकती है। यहां पर सिचुएशन जो है वो वर्स होगी, अभी नहीं, प्रेजेंटली है, क्योंकि 2022 चल रहा है, 2023 में इलेक्शन है। ये इलेक्शन जो है वो 5 साल, ये सरकार जो है 5 साल तक रहेगी। अगर इस मूव के बाद सरकार जीत भी जाती है तो 2028 तक ये सरकार पावर में रहेगी, लेकिन इस मूव के जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है वो 2035 में दिखना शुरू होंगे। उस समय पे एक मेजर चंक ऑफ एम्प्लॉइज जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत रिक्रूट किए गए थे उनकी रिटायरमेंट एज आ चुकी होगी, यानी कि 2035 वर्ष आते आते बड़ा अमाउंट जो है वो सरकार को देना ड्यू हो चुका होगा। उस समय पे एक फाइनेंशियल स्टॉर्म जो है वो सरकार को देखने को मिलेगा। इस वजह से इसको एथिकली भी सही नहीं माना जा रहा। राजस्थान इज ऑल्सो टू फेस reduced non-tax revenues as the barmaid oil fields reach the end of their productive life। ये चीज इंपॉर्टेंट है। सरकार को टैक्सेस के अलावा जो रेवेन्यू सोर्सेज थे, जिसमें राजस्थान में कुछ ऑयल फील्ड्स हैं जहां से ऑयल जो है वो निकाला जाता है और इससे सरकार को काफी ज्यादा इनकम जो है वो होती थी। अब राजस्थान के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बाड़मेर ऑयल फील्ड जो है वहां उनकी लाइफ जो है, प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो खत्म हो रही है, यानी कि कुछ सालों में वहां से ऑयल जो है वो निकलना बंद हो जाएगा। तो एक बड़ा सरकार के आय का स्रोत, एक बड़ा इनकम सोर्स जो है वो बंद हो जाएगा। तो यहां पर नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी कम हो रहा है। डेमोग्राफी की वजह से हो सकता है टैक्स रेवेन्यू में भी कुछ कमी आए। उसके अलावा जब हम अपना एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उसकी ओर राजस्थान को लेकर के जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही राजस्थान सरकार का ये मूव आया वो सारी की सारी सरकारें जहां पर चुनाव जो है वो कुछ समय में होने वाले हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, वहां पर इस तरीके की मांग जो है वो उठने लगी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक कमेटी बनाई है रिव्यू करने के लिए कि क्या हिमाचल प्रदेश वापस जा सकता है ओल्ड पेंशन रिजाइम पे। झारखंड गवर्नमेंट जो है इट हैज आल्सो प्लान टू इंट्रोड्यूस पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो इस तरीके से एक इंपैक्ट जो है वो सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है, जिससे फाइनेंशियली काफी ज्यादा नुकसान जो है वो सरकारों को झेलना पड़ जाएगा। ये पूरा का पूरा मसला है जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित था। क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि राजस्थान ने अपने बजट में ये फैसला किया है कि वो ओल्ड पेंशन रिजाइम में वापस जाएंगे। क्या है ओल्ड पेंशन रिजाइम, क्या डिफरेंस है न्यू पेंशन रिजाइम में, किस तरीके से सरकार को इससे एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ेगा, इन सभी बातों को हम विस्तार से डिस्कस कर रहे थे। आई होप हमको ये आर्टिकल सही ढंग से समझ आया होगा। दोस्तों, राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।